अस्सलाम वालेकुम। प्लीज वेरीफाई कीजिएगा मेरी वॉइस क्लियर है। वालेकुम सलाम जी, क्लियर स्क्रीन भी विजिबल होगी। आई जी। जी मैम। जी विजिबल। ओके सो अस- सर जुबैर जफर हमारे साथ मौजूद है। जी जी। ओके सर, यस प्लीज यू कैन स्टार्ट नाउ। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। माय नेम इज जुबैर जफर। आई एम अ मॉडरेटर एट आईकोड गुरु। आईकोड गुरु एक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिलिकॉन वैली के टॉप हाईएस्ट रिसर्चर्स ने बनाई है, ताकि इंडस्ट्री के दरमियान और स्टूडेंट्स के दरमियान जो गैप है उसको फुलफिल कर सकें। मैम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे आप। जो इसका मिशन है वो सबसे पहले है एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर साल बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर सीएस के ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, सीएस आईटी एससी के, एंड दे आर नॉट गेटिंग द राइट जॉब्स। सो आवर वन ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ आवर मिशन इज दैट वी आर प्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयबिलिटी। दूसरा ये हाई टेक स्किल्स, ऐसे स्किल्स जो आपको अमेजोन, गूगल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर लेके जा सकते हैं। हम वो स्किल्स सिखाते हैं और उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तीसरा है इंटरनेशनल मेंटोर्स। हम आईकोड गुरु के ऊपर आपको इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर जाने का मौका मिलता है। हम यहाँ पे गाइडलाइंस फराहम करते हैं आपको, जिससे आप इंटरनेशनल मेंटोर्स के साथ मिलते हैं, उनके साथ काम करते हैं और आपको इंटरनेशनली काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, हमारे आईकोड गुरु फंक्शन कैसे करता है? इसके अंदर डेली के ना 6 सेशंस होते हैं। उसके अलावा एक वीकली वेबिनार होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम आप एक सैटरडे वीकली वेबिनार के अंदर है। उसके बाद एक वीकली वर्कशॉप होती है। उसके अलावा डेली लीड कोड सेशन होता है कंपलसरी। आइल्स का सेशन होता है। पाइथन अभी न्यू कोर्स शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा मशीन लर्निंग, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ये सब कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स मिस कर देते हैं या आपका किसी वजह से रह जाता है, तो आप उसको हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर भी देख सकते हैं और उसको रिविजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारी कुछ रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आईकोड गुरु की 100 प्लस रिसेंट अचीवमेंट्स हैं, जिसके अंदर 100 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं जो हैकाथॉन्स के अंदर मिले। और इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स फुली फंडेड इंटर्नशिप्स के लिए, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए गए हैं, जिसमें जो हमारा मेन टारगेट है वो यूएस से। इसके अलावा लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स जो आईकोड गुरु के थ्रू स्टूडेंट्स ने अचीव की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है, मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज का जो हमारा सेशन है वो स्टोरेज टेक्नोलॉजीज कंप्यूटर सिमुलेशन टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। और आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो सर आसिफ बशीर हैं। सर आसिफ बशीर इज़ अ रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स यूजिंग कंप्यूटेशनल मॉडलिंग, और उनके पास मोर देन 12 years ऑफ एक्सपीरियंस है। करंटली ही इज़ वर्किंग एज अ टेक्नोलॉजिस्ट इन वेस्टर्न डिजिटल एट सैन जॉन्स। सर, ओवर टू यू। थैंक यू। आपको आवाज सही आ रही है? जी सर, वॉइस क्लियर है। जी सर। Okay, let me stop sharing. बहुत शुक्रिया यार। आप let me see. तो मैं थोड़ा सा जाऊंगा, थोड़ा probably not so much in computers या कोडिंग के लिहाज से कि जॉब क्रिएशन, लेकिन मेरा जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो मोस्टली मकनातीस, मैग्नेट्स, जो हम लोग यूज करते हैं या आपने कई दफा देखे होंगे इर्द गिर्द अपनी जिंदगी में। तो थोड़ा सा उनसे इंट्रोड्यूस करना ना आप सब लोगों को कि कैसे हम उन्हें यूज कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स अगर आपको उस किस्म की किसी फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो हम उस फिजिक्स को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब एक्चुअल टेक्नोलॉजीज में या एक्चुअल प्रोडक्ट्स में जो यहाँ पे इर्द गिर्द में मतलब इट्स $multi-billion इंडस्ट्री जो कि ग्रो कर रही है। तो मैं
थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इन सारी चीज़ों का। ये ओवरऑल अगले मे बी कुछ आधे पौने घंटे में आप लोग सुनेंगे मुझसे कि एक मैग्नेटिज्म जो या मैग्नेटिक्स है क्या, हमारे इर्द गिर्द में कहाँ कहाँ इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, वेयर डू वी एग्जैक्टली यूज इट इन एक्चुअल प्रोडक्ट्स। और फिर आई एम श्योर आप सब लोग अगर कंप्यूटर इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं तो आप लोगों ने हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में सुना होगा, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि we will touch upon like how these technologies are working actually, like इनकी फिजिक्स क्या है और ये खड़ी कहाँ पे है एक दूसरे के अगेंस्ट में। और जैसे जैसे डाटा ग्रो कर रहा है तो कौन सी टेक्नोलॉजीज फ्यूचर में हम यूज करने का सोच रहे हैं और क्या न्यू इनोवेशंस इस सारी एरिया के अंदर है। फिर कंसिडरिंग यू गाइस बैकग्राउंड लाइक हैविंग अ कंप्यूटेशनल साइड ऑफ इट, कि आप जो फिजिक्स को यूज करके हम प्रोडक्ट्स खड़ी करते हैं, हम उस सारी फिजिक्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर प्रॉब्लम के अंदर। तो रेदर देन हम ये सोचें कि मतलब लाइक you can use all kind of coding which you guys are learning, you can implement it and try to solve the physics out of it so that you can make some product from those computational resources. So that's what I personally do. तो हम simple physics को कंप्यूटर बेस्ड एमुलेशन में कन्वर्ट करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि मैग्नेटिज्म की टाइम डिपेंडेंट डायनामिक्स क्या है। हम न्यूरल नेटवर्क्स को यूज कर सकते हैं, जो कि आपने कई दफा सुना होगा कि लाइक वी कैन जनरेट एआई कोड, सिमिलरली वी कैन डू सम एआई ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज द डिजाइंस। और फिर फ्यूचर में हम लोग किस साइड पे जा रहे हैं इस सारी फील्ड के अंदर। तो एनीवे आई मीन लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने कहा कि introducing to you guys like some magnet, so very first slide I try to decide to put basically like a magnet, जो कि I hope like you can understand what it is. हम इस वक्त में हम जिस जमीन पे बैठे हैं एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग मैग्नेट जो नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट करता है, जिसको हम मैग्नेटिकली साउथ और या नॉर्थ कह सकते हैं, which is generating some magnetic field around it. So ये जमीन के अंदर जो आयरन है, that molting which is moving around, that creates our earth as a magnet. और frankly speaking इस मैग्नेटिज्म की बेस के ऊपर हम लोग ये जो अपने इर्द गिर्द में एक मैग्नेटोस्फेयर क्रिएट करते हैं, that is the only reason we are surviving, or one of the main reason के जो भी सन या सूरज या बाकी पूरी स्पेस के अंदर रेज या हार्मफुल सोलर रेडिएशंस आपके करीब आने कोशिश करती हैं, तो दिस मैग्नेटिक फील्ड हेल्प्स यू टू डाइवर्ट इट अवे फ्रॉम द अर्थ. It does not let you to all this radiation to hit to the earth. तो आप ये सोचिए कि इस जमीन को प्रोटेक्ट किया हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड ने, जिसने एक स्फीयर क्रिएट किया हुआ है इर्द गिर्द में, जिसकी बेस के ऊपर आप तमाम हार्मफुल रेज को डाइवर्ट कर रहे हैं. सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू थिंक अबाउट इट के अर्थ हैज अ मैग्नेट विच इज प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देती है चारों तरफ, एक स्फीयर क्रिएट करती है जिसकी बेस पे वी आर लाइक एब्सोल्युटली सेफ ऑन दिस अर्थ. That's why life exists here. फिर हमने सुना होगा या मे बी आप लोगों ने किसी ने यूज भी की हो ये टेक्नोलॉजी, that is called MRI. I mean, MRI machine, it's a beautiful example of आप कुछ मैग्नेट्स को अरेंज कीजिए एक पेशेंट के दोनों तरफ, एक ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कीजिए जो कि इस पिक्चर में जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन लाइंस के तौर पे शो की गई हैं. और MRI बेसिकली हैविंग मैग्नेट्स ऑन ईच साइड करती क्या है, अगर हम इसके थोड़े से वर्किंग प्रिंसिपल में जाने की कोशिश करें, एज आई सेड लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिजिक्स व्हिच वी आर यूजिंग, कि इंसान की बॉडी में ऑलमोस्ट 70% वाटर है.
पानी is a combination of like hydrogen and oxygen. तो हाइड्रोजन के आइटम के अंदर एक यूनिक चीज ये है कि उसके अंदर बेसिकली प्रोटॉन है, जो कि एक से जैसे जमीन के एक स्पिन मूव कर रही है, इसी तरह हाइड्रोजन के अंदर भी जो प्रोटॉन है दैट बेसिकली कंटिन्यूसली कीप स्पिनिंग। और हम मैग्नेट से क्या करते हैं, हम उस स्मॉल छोटे से मैग्नेट बॉडी के अंदर उसको अलाइन करते हैं एक साइड पे, यार लाइक वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस डायरेक्शन, गो एवरीवेयर, गो अलोंग दिस डायरेक्शन। तो मेजॉरिटी ऑफ दोस हाइड्रोजन के जो orientation है, we can tilt it towards one side. लेकिन अब yeah, even if there is like opposite side, they can cancel, but majority of them will align along the magnetic field. तो दूसरी तरफ क्या करेंगे कि अच्छा आपने सब कुछ एक तरफ अलाइन कर लिया, अब आपने इमेज कैसे क्रिएट कर ली, तो उसके लिए we basically can send like a RF signal, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी आप एक वेव क्रिएट कर सकते हैं, जो लोकलाइज एरिया में जहां की आपको इमेज चाहिए वहां पे उस जाके उस बेसिकली हाइड्रोजन की जो स्पिन है या एक जो स्मॉल मैग्नेट है उसको लाइक इट कैन स्टार्ट प्रोसेसिंग, एज यू कैन से क्या वो बहुत तेजी से घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी और जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो दोनों आपस में मिल चुकी है, तो इसलिए वो एनर्जी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा। एंड फिर उसके अंदर इस इमेज में कुछ नंबर लिखे गए। नंबरों का मतलब ये है कि हम इस पेशेंट को इस एंगल से या इस ब्लू कलर की जो ग्रेडेड कॉइल है उसके जरिए हम ये एक ऐसा फील्ड की वेरिएशन क्रिएट करते हैं कि जहां की हमें इमेज चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हेड की चाहिए या लेग की चाहिए, तो हम वहां के मैग्नेट की फील्ड को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकें और या एडजस्टमेंट कर सकें, ताकि जब हम ये फ्रीक्वेंसी अप्लाई करें तो फ्रीक्वेंसी अगर हायर है 70 गीगाहर्ट्ज तो ये वाला एरिया रिस्पॉन्ड करे, और क्योंकि यहाँ पे फील्ड कम है तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी हमें कम चाहिए, और इसलिए हम जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो देन वी कैन ओनली टेक द इमेज ऑन दैट एरिया। सो दैट्स हाउ यू कैन localize and you can use the graded coil in order to create the image, right? So that's how we basically excite this localized hydrogen items which has proton, which has a magnetic property which can spin. I think that's how it works. But then how do we read back? I mean, ये तो आपने कहा कि हमने एक्साइट कर दिया, फिर अचानक से जैसे ही आप उस पुल्स को बंद करते हैं तो वो एनर्जी जो उस लोकलाइज हाइड्रोजन के आइटम ने एब्जॉर्ब की थी वो उसे एमिट करनी है, तो देन यू रीड बैक फ्रॉम दिस ब्लैक कॉइल। तो you're basically reading back, and then you're exciting this magnetic spin inside your body, and it's not harmful. I think जो सबसे अच्छी चीज है मैग्नेट्स की कि ये कोई ऐसे बुरी रेडिएशन क्रिएट नहीं करते जो कि हमारे जिस्म के लिए हार्मफुल हो। तो दैट्स हाउ इट्स अ वेरी हाईली यूज्ड बायो एप्लीकेशन जो कि हम हर जगह अपने इर्द गिर्द में यूज कर रहे हैं इमेजिंग क्रिएट करने के लिए, स्पेशली जब हमें डिटेल इमेज क्रिएट करनी होती है अपने लिगामेंट्स की। एनीवे, लेट्स से दैट आपके पास एमआरआई आ गई, फिर आपने इर्द गिर्द में मोटर्स, एवरीबडी हैव यूज्ड मोटर्स वन वे और अनदर। आपके फैन की मोटर, आपका किसी भी तरह की मोटर जो आप यूज कर रहे हैं वो उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स हैं, सो मैग्नेटिज्म इज बीइंग यूज्ड देयर। मोटर्स जो कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज के लिहाज से देखा जाए तो हर आदमी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर जो मेन कंपोनेंट है जो आपका जो एक तो आपने बहुत लाइक वी हैव अ बैटरी जिसके अंदर आप स्टोर कर रहे हैं, लेकिन वो बैटरी उस इलेक्ट्रिसिटी को भेजती है मोटर को जो कि व्हील को ड्राइव कर रही है, which basically produce this thrust and torque so that like the wheel can move. And similarly वही परमानेंट मैग्नेट्स को जब आप मोटर के तौर पे विंड मिल के अंदर यूज करते हैं तो यू कैन रोटेट द होल बिग विंड मिल के जो फैंस हैं, and that's how you can start creating electricity in the back. So that's like multiple different ways to think about okay, magnetism is all around us. I mean, we have so many applications which you can talk about, and it's beautiful applications. So
ओके, फिर चलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव पे, कि जिसके बारे में लाइक मेन टॉपिक है कि this journey started back in 1956. IBM, based in here, San Jose. Actually, it's the same office, same building where I work still. ये पहली हार्ड ड्राइव शिप की गई पैन एयरलाइन के जरिए, which can only store like almost 3.75 megabytes of data, जो हम कंप्यूटर के जरिए लिखते हैं. So now today, I mean, the company I work for is Western Digital. We are shipping to data centers 26 terabyte per basically hard drive. So we have gone through quite a lot. I mean, in terms of like how much data we can store in our hard drives. So तो इस जर्नी के बारे में लाइक एक हमें क्यों चाहिए इतना ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटीज एंड और ये जो स्टोरेज है इटसेल्फ, लाइक वेयर इट्स एग्जैक्टली स्टैंड इन दिस होल कंप्यूटेशनल वर्ल्ड, तो उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आई हैव अ पिक्चर हियर, जो कि एक थोड़ा सा आपको पिरामिड के तौर पे नजर आ रही है, जिसमें पिरामिड में सबसे टॉप पे जो चीज है वो आपका सीपीयू है, जिसको हम सब लोग एज अ कंप्यूटर users we basically think about कि कितना fast है. I mean, of course that's the fastest thing which we have in order to basically keep sending the signal and keep doing all this computational work. So yeah, we have CPU, we basically, which is like the most fastest thing if you think about, in a way for latency, like how quickly it's responding and what's basically how fast it can process the information. उसके बाद हमारे पास आता है जो मेमोरी है, जो कि एज सीपीयू इज डूइंग इट्स ओन प्रोसेसिंग, हमारे पास एक वोलेटाइल मेमोरी है, जो कि जब तक आपके पास पावर ऑन है तो ये आप उसके साथ मिलके काम करती है, जिसमें आपके पास कैशी मेमोरी है और डी रैम है. आई मीन द फास्टर इट इज, ऑफ कोर्स आपको जब भी फास्ट कंप्यूटेशन चाहिए, यू हैव टू पे फॉर इट, you have to pay more dollar per gigabyte, or how faster the computation is, like of course you have to pay more. फिर हम आ जाते हैं कि in between, like people are trying to put a layer in between volatile and non-volatile, some persistent memory के तौर पे, इसमें MRAMs हैं या different other technologies हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, ताकि जो कि फास्ट हो बट स्लाइटली चीपर भी हो, और थोड़ा ऐसा ना हो कि जब आपके पास पावर खत्म हो जाए तो फौरन वो बंद हो जाए. तो या देयर इज अ एरिया व्हिच पीपल आर यूजिंग हियर. बट लॉन्ग टर्म अगर आपको कुछ स्टोर करना है एक काफी लंबे अरसे के लिए, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स और स्टिल टेप ड्राइव. आई मीन यू विल बी सरप्राइज्ड, we still have some portion in our storage की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनमें टेप, which maybe I don't know if you guys have ever seen it even. So it's a very old technology, but still it's the cheapest way to store long-term cold storage. So okay, I don't know if you guys can hear me okay, or everything is okay, right? Can someone come in? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. I just want to make sure, like, yeah, you guys are okay so far. So anyway, हम यहाँ से मूव ऑन करेंगे लिटिल बिट जस्ट ऑन नॉन वोलाटाइल स्टोरेज के ऊपर, कि नॉन वोलाटाइल स्टोरेज जो हम लॉन्ग टर्म में स्टोर कर देते हैं चीजों को, या जो हमें हमारी ख्वाहिश है कि वी वांट टू टेक अ पिक्चर बट वी वांट टू सेव इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो उसको लॉन्ग टाइम की स्टोरेज के लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है, लेट्स ओनली टॉक अबाउट दोस स्टोरेज टेक्नोलॉजीज. तो जैसे मैंने कहा कि हार्ड डिस्क ड्राइव है जो लॉन्ग टर्म आपके पास काफी सस्ते में आपको एक स्टोरेज प्रोवाइड करती है, तो और एक सॉलिड स्टेट ड्राइव है. दोनों के अंदर डिफरेंट इनोवेशन चल रही है और दोनों एक दूसरे को कम्पीट भी करना चाहती है. ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट टू टेक अ मार्केट शेयर फ्रॉम ईच अदर.
एंड वेस्टर्न डिजिटल वी आर अ यूनिक कंपनी इन दिस वे कि हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव है जो कि आप चीपर फॉर्म ऑफ स्टोरेज है विच बेसिकली कैन ऑफर यू डाटा सेंटर्स में लॉन्ग डाटा स्टोरेज के लिहाज से, बट एज आई मीन एक वेस्टर्न डिजिटल की दूसरी जो ब्रांच है सैनडिस्क के नाम से आपने शायद सुना हो. So SanDisk is actually part of Western Digital. So we are second to third largest storage provider, even in flash memory. So ये दो पिक्चर्स मैंने बेसिकली यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, which basically shows how innovation is going on in SSD, for example. के solid state drive ने एक काफी इंटरेस्टिंग रिसेंटली इम्प्रूवमेंट या एक नई कहने की इनोवेशन है कि हाउ वी कैन कीप फॉर्मिंग द लेयर्स rather than just forming few layers. जो सेल है जिसके अंदर आप स्टोर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, उस सेल को आपने एक 3D टावर के तौर पे लंबा खड़ा करना शुरू कर दिया. तो currently we are shipping roughly 92 layers and moving towards 128 layers. So each layer has 128 layers of this floating gate जिसके अंदर आप चार्ज को स्टोर कर रहे हैं ताकि उस चार्ज को फिर आप रीड बैक कर सकें. So anyway, I mean, let me basically step back and try to explain the major bigger differences in hard disk drive and solid state drive. Solid state drive में आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं करंट के चार्ज के तौर पे. लाइक यू स्टोर द करंट, यू बेसिकली यू हैव अ फ्लोटिंग गेट जिसके अंदर आपने चार्ज को ट्रैप किया या चार्ज को बेसिकली फ्लोटिंग गेट में डाला, और आप वो चार्ज को जब आपने ट्रैप किया या उसे एक एज अ कैपेसिटर के तौर पे फ्लोटिंग गेट को देखना चाहिए कि उसे आपने उसमें रखा और वो वहीं पे रहेगा, उसको लीक नहीं होना चाहिए, ताकि जब आप दोबारा से उसे रीड करेंगे कि डू यू हैव अ करंट और यू डोंट हैव अ करंट, दैट्स हाउ यू कैन रीड बैक कि डू यू हैव अ 0 और यू हैव अ 1. तो that's how we can basically define 0 and 1 in solid state drive. Okay, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट नहीं है. सेकंड चीज आ जाती है हार्ड डिस्क ड्राइव. हार्ड डिस्क ड्राइव में हम क्या कर रहे हैं कि हम मैग्नेट को उसको एक ओरिएंटेशन दे रहे हैं कि आप साउथ से नॉर्थ है या नॉर्थ से साउथ है. आई मीन हम सब लोगों ने अपनी जिंदगी में मकनातीस से खेला होगा, और वो मकनातीस क्या करते हैं कि अगर आप सेम पोलैरिटी को करीब लेके आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी अपोज करेंगे, और जब आप अपोजिट को करेंगे तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे. आई मीन दैट्स अ वेरी सिंपल फिनोमिना और द वे टू थिंक अबाउट मैग्नेट्स के दो मैग्नेट्स करीब आते हैं. आई मीन अगर उनकी साउथ एंड साउथ है तो वो रिपेल कर रहे हैं, और साउथ एंड नॉर्थ है तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं. अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, सेम रिपेल ईच अदर. तो हम मैग्नेटिज्म या हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या करते हैं कि हम उस मीडिया को या जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन को लिखते हैं उसमें हम परमानेंटली मैग्नेट्स को या तो साउथ से नॉर्थ अलाइन कर रहे हैं या नॉर्थ से साउथ अलाइन कर रहे हैं, और ये हम करते चले जा रहे हैं. तो इससे हो क्या रहा है कि आपके पास जब दोबारा से आपने सेंसर से रीड किया कि हाँ यहाँ पे ग्रेन्स जो है वो पॉइंटिंग अप है या पॉइंटिंग डाउन है, दैट्स हाउ यू कैन डू 1 and 0, राइट, सिंपल. सो तो अब इनोवेशन क्या है? I mean, जैसे मैंने कहा कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, लाइक ऑफ कोर्स दे आर कीप ट्राइंग टू इनोवेट, जिसकी बेस के ऊपर हम लोग आज रफली वी आर स्टैंडिंग इन 2012-2013 एरा, जहां पे जो कॉस्ट है जब आप बेसिकली पर टेराबाइट जो आप स्टोर कर सकते हैं उसके उस टेराबाइट हार्ड ड्राइव को लेने में या उस टेराबाइट की सॉलिड स्टेट ड्राइव को लेने में कॉस्ट कितनी है, वो अभी भी स्टिल देयर इज अ बिग फैक्टर. आई मीन दिस फैक्टर इज रिड्यूसिंग और ऑफ कोर्स बोथ आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दिस कर्व, बट गुड पार्ट इज कि जहां से हमने शुरू किया, आई मीन बैक इन 1956 जब आपको पूरा एक जहाज चाहिए था या पूरे शहर की बिजली को बंद करके आप सिर्फ 3 मेगाबाइट्स लिख सकते थे, आज हम बैठ के हम बात कर रहे हैं almost like we can just need $10 for hard disk drive to give us 1 terabyte, and maybe around $100 for 1 terabyte in solid state drive. So we come a long way. I mean, this innovation continuously कुछ नया उसमें इंट्रोड्यूस करना और उसकी बेस पे हम नई नई टेक्नोलॉजीज को बीच में इंट्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं ताकि
इस कॉस्ट को हम पर टेराबाइट या पर, पहले तो गीगाबाइट में बात करते थे, अभी टेराबाइट में बात करते हैं. So we are continuously improving it, but still both technologies are kind of now maintaining this delta of around 10x or 6x, whatever, in which category, in which markets you like, you can talk about. अब इसके अंदर इन लाइंस के साथ साथ में कुछ टेक्नोलॉजीज के नाम मेंशन है. I will not go too much detail into those, लेकिन perpendicular magnetic recording, microwave assist recording और heat assist recording. I mean, those are different technologies जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं. और यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट ड्राइव में बहुत एक इनोवेटिव काम रिसेंटली चल रहा है कि एक आप 3 डायमेंशन में टावर को खड़ा कर दें, और सेकेंडली अगर आपको स्टोरेज डाटा सेंटर्स के लिए चाहिए, वहां पे आपको बार बार नहीं लिखना. आपने एक बार लिखा, जैसे आप लोग फेसबुक पे या यूट्यूब पे या क्या कहना चाहिए, आई डोंट नो, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक, ये सब चीजों पे आप लिखते हैं. कई दफा आप एक इंफॉर्मेशन लिखते हैं और फिर वो लॉन्ग टर्म में अगले 5 साल तक आप उसे खोल के देखते भी नहीं कि अच्छा यार मैंने पिक्चर को पोस्ट किया था, तो हाँ 5 साल बाद शायद आप उसे घूम के दोबारा देखेंगे. तो इट्स लाइक अ कोल्ड स्टोरेज, इट्स लाइक नॉट अ एक्टिवली यूजर ड्रिवन स्टोरेज. तो SSD इज आल्सो इनोवेटिंग इन सच अ वे कि रेदर देन आप एक सेल पे जस्ट एक सिंगल इंफॉर्मेशन या सिंगल लेयर इंफॉर्मेशन लिखें, आप उसको मल्टी लेयर कर सकते हैं, उसको इवन 4 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन वन सेल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लेट्स से नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं. तो सॉलिड स्टेट ड्राइव में इनोवेशन इज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल इनोवेशन गोइंग ऑन रिसेंटली, जो वी आर टॉकिंग अबाउट QLC, 4 bit per cell. I mean, people are even talking about 5 bit per cell. तो हो क्या रहा है कि उसी एक एग्जिस्टिंग सेल में रेदर देन आप सिर्फ 0 और 1 को तौर पे 1 बिट को लिखें, आप मल्टी लेयर क्रिएट कर रहे हैं 2 बिट पे, तो यू कैन बेसिकली थिंक अबाउट कि रेदर देन 2 bits you can basically store 0001 1011. I mean, like you have 4 combination which you can store within one cell. Similarly, QLC के अंदर you can go for rather than now 4, I mean you can talk about 16. So it's like huge multiple, keep on going. So that's nice. Similarly, hard disk drive में जैसे मैंने कहा कि अब हम बात कर रहे हैं कि हम इस डाटा को कैसे ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं, स्पेशली उस डाटा को जिसको आपने बार बार एक्सेस भी नहीं करना. और हार्ड डिस्क ड्राइव में आप क्या कर रहे हैं, आपने पहले एक मैग्नेट्स को एक डिफरेंट ओरिएंटेशन में अलाइन किया था, जिसके जरिए आपने 1 and 0 लिखा था. अब आप बोलते हैं कि यार मेरे तो इस डाटा को बार बार तो मैंने ना तो दोबारा से अरेज करना है और ना ही दोबारा से इसको लिखना है, तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट डूइंग शिंगलिंग. आई मीन शिंगल्ड टेक्नोलॉजी इज कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है उस ट्रैक को इंक्रोच करते चले जाएं उसको, ताकि उसमें से और स्पेस क्रिएट कर रहे हैं और आपने बहुत से डाटा को एक छोटी सी जगह में पैक कर दिया. लेकिन उसका प्रॉब्लम ये होगा कि जब आपको उस ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन को दोबारा से लिखना है या दोबारा से पढ़ना है, तो उस पूरे ब्लॉक को करना होगा. बट बिकॉज इट्स अ स्लोअर form of storage. Similarly here as well, I mean SSDs, this is like QLC is a slower form of storage, but it's the cheaper. I mean it's keep reducing the cost per gigabyte. इसलिए, and there is a huge demand for this kind of storage, especially आजकल के दौर में जब हम बात कर रहे हैं कि everybody want to click a picture, everybody want to make a movie and want to post it somewhere, want to post it on cloud. I mean this data is growing so exponentially. So हम उस डाटा को कैसे एक बेसिकली चीपर फॉर्म पे स्टोर कर सके ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम रहे. नाउ लेट्स टॉक लिटिल बिट डाटा, कि हम डाटा जनरेट कहाँ से करते हैं और डाटा कैसे ग्रो कर रहा है. आई मीन आज हम जहाँ पे खड़े हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 100 zettabyte ऑफ डाटा विच द होल वर्ल्ड इज क्रिएटिंग. या इस जमीन पे हम लोग हर चीज यूज करते हुए कंटिन्यूसली, लाइक ह्यूज explosion in basically data creation going on thanks to you guys like youngsters, जो हर आदमी, I mean smartphones, आपके पास
everybody want to do something. Like if you think about endpoint, we the people, right? I mean, people are creating data using, we have mobile, we have computers, assets, API, we have all this connected processors. आपके पास segmented reality, VR, AR, VR है, bots हैं, especially you may have heard about these chatbots. आपके पास ChatGPT recently है, like yeah, we basically want Internet of Things है, vehicles हैं. I mean, we want to make autonomous vehicles now, or everything which basically you as an endpoint user, जो हम लोग बैठ के चीजों को इस्तेमाल करते हैं, उसको इवेंचुअली हम अपने कनेक्टिविटी के जरिए, इंटरनेट के जरिए, ब्रांच ऑफिस या सेल टावर्स के जरिए भेज कहाँ रहे हैं? कोर में, जिस कोर के अंदर आपका डाटा सेंटर्स है, जहां पे आपको लगता है ओ इट्स अ क्लाउड. आई मीन व्हाट इज अ क्लाउड? आई मीन इवेंचुअली private and public clouds, that's where you're storing all the information one way or another. I mean, आप कोई चीज अगर फेसबुक पे या यूट्यूब या गूगल के ऊपर या ट्विटर या टिकटॉक के ऊपर या किसी, ये आई मीन दीज आर द बिगर मास्टर, यू कैन से ह्यूज डाटा यूजर्स. इसलिए मैं बार बार इन एप्स का या इन टेक्नो इन कंपनीज का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि every time we use it and we try to basically, and they all want to store your information, everything which you want to post, they want to keep it, and they want to keep it for very long time. और उसकी वजह से ये basically growth in data है, it's keep on growing with a huge exponent. So yeah, I mean, eventually we'll be doubling the data within from going from 100 to 200 zettabyte within like 4-5 years, जो कि पहले बड़ी slowly double हो रहा था. आपको यहाँ से 1 और 2 से 10 तक पहुंचने में शायद 10 साल लग गए हों, लेकिन अब जिस तेजी के साथ डाटा ग्रो कर रहा है, दैट इज अमेजिंग. फिर आता है कि इस डाटा को हम, अगेन जस्ट टू गिव यू वन मोर एग्जांपल, कि हम इस डाटा को स्टोर कहाँ कर रहे हैं. मतलब अगेन मैंने पहले हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में बोला, और उसको अगर हम ब्रेक डाउन करें कि इन सब का आज की तारीख में मार्केट शेयर क्या है, कौन कितना डाटा किस जगह पे सेव कर रहा है, तो अगर आप इस कर्व को देखेंगे तो इसमें आपको नजर आएगी कि आज भी जब हम बात कर रहे हैं बैक लाइक इन 23, 22, 23, most of the information, or almost 80% of the information, is actually being stored in hard disk drives. आपके ये जो storage की form है, which is help you to give the cheapest form of storage, it still is hard disk drive. So yeah, I think I had it enough, and have informed you enough. It's a very important technology for the long run as well. Yeah, we have solid state drive, which is continuously keep growing. We are actively working in this area as well. But my area of research, my area of expertise are on magnetism or hard disk drive. So I will go into this a little bit more in detail. Okay, I hope मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा अभी तक बोर नहीं किया हो. तो अब हम थोड़ा चलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव की फंक्शनैलिटीज के ऊपर, कि हार्ड डिस्क ड्राइव काम कैसे करती है. अब ये थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि इसको लाइट जितना मैं रख सकूं, लेकिन hard disk drive, let's say when I talked to my colleague, actually he gave me a hard disk drive to show you guys. I mean, we have a media, we have this read write AGA, which is basically here. तो उस AGA के ऊपर आपके पास मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट अटैच है, जो मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है ऑलमोस्ट 1.5 टेस्ला लाइक अ फील्ड, ए ह्यूज फील्ड. अब आप उससे इमेजिन करें कि MRI के ऊपर आपने इतने बड़े बड़े मैग्नेट्स लगाए, ऑफ कोर्स दे आर सुपर कंडक्टिव और ह्यूज कॉइल्स आर वाउंडेड अराउंड, जिसकी बेस पे आप 1.5 टेस्ला जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है जिसमें आप 1.5 टेस्ला फील्ड जनरेट करते हैं. यहाँ पे हमें लोकलाइज फील्ड चाहिए जो एक लिख सके मीडिया के ऊपर, तो we generate a huge field from this writer which goes onto the media. Basically your disk keeps spinning and your head keep moving up and down, तो ताकि आप उस ट्रैक्स में जाएं जहां पे आपको लिखना है, और उस ट्रैक पे जाके आप उस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करें. अब अगर हम इस छोटे से एलिमेंट को जो लिख रहा है या रीड बैक कर रहा है, अगर हम इसको जूम करें इस सिर्फ छोटी सी चीज को, तो ये एक आपको एक जेनेरिक सी पिक्चर नजर आती है कि ओ अच्छा, आई मीन वी हैव अ मैग्नेट, अगेन वेरी सिंपल, हर चीज
जो मैग्नेटिज्म है, I mean, so far we need two things, like we have a magnet and we need a coils, we need current. करंट को आप मैग्नेट के इर्द गिर्द में घुमाएंगे, आप उसके जरिए परमानेंट मैग्नेट, हाई डेंसिटी प्रोडक्ट चाहिए तो आप मोटर बना सकते हैं, इसी तरह विंड मिल में यूज कर सकते हैं, और इसी तरह आप एमआरआई क्रिएट कर सकते हैं। मैग्नेट के गिर्द में कॉइल को घुमाया और आपने फील्ड जनरेट की दो मैग्नेट्स के दरमियान में। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे मैग्नेट के गिर्द में कॉइल्स को घुमाया। आई मीन वी हैव अ टर्न्स, वी हैव 1 turn, 2 turn, 3 turn or 4 turn. Currently जब हम बात कर रहे हैं तो we are working on 1 turn only. We don't need 4 turns. But point is कि आपने coil को मैग्नेट के गिर्द में घुमाया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट डाला, एंड उसकी वजह से जो फील्ड जनरेट होती है उससे आपने इस मैग्नेट को एनर्जाइज किया। अब यहाँ पे नीचे वाली पिक्चर आपको ये शो कर रही है कि अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं, आपने जैसे ही करंट के जरिए एक्साइट किया मैग्नेट को, उसकी वजह से जो फील्ड जनरेट हुई, वो फील्ड आपकी इस डिस्क, जिसको हम यहाँ पे ग्रे में नजर आ रही है आपको, इस डिस्क पे जो मैग्नेट्स की ग्रेन पड़ी है उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। और अब आप डिपेंडिंग ऑन आपने करंट किस डायरेक्शन में इनपुट डाल रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सो यू कैन कीप ऑन चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द फील्ड, कि आपने गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर और हेयर टू हेयर, और उसकी बेस पे आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं 1 and 0, 1 and 0. You are continuously keep on writing all this information onto the media depending on where you want to write and what is basically the signal coming from the back end. या आपके चैनल की तरफ से सिग्नल क्या है, कितना एक्यूरेटली हम लिख पाते हैं इस तरह। तो इसके लिए एक छोटी एग्जांपल है कि अगर हम इस छोटे से रीड राइट सेंसर्स को स्केल अप करें और उसको तशबीह दें कि एक बोइंग 747 है जो कि फ्लाई कर रहा है, और इस फ्लाइंग एरोप्लेन को जमीन से विद इन लाइक 1 सेंटीमीटर पे फ्लाई करना है, और उस 1 सेंटीमीटर पे फ्लाई करते हुए ये मेक श्योर करना है कि वो किसी भी माउंटेन पे या किसी भी ऊंची नीची जगह पे हिट ना करे, और साथ में हर घास के एक जो ब्लेड है, ही वांट टू काउंट एवरी सिंगल ब्लेड, और उसको एक्यूरेटली आपने काउंट करना है। दैट इज लाइक द स्केल अप इमेज ऑफ अ रीड राइट सेंसर। आई मीन वी आर फ्लाइंग this read write sensor on top of media in such a way कि आपका जो मीडिया से आपका जो हेड का डिस्टेंस है is literally less than 1 nanometer. Just imagine, like you're flying on top of it, you're continuously, like with 7,200 rpm, you're spinning it around and you're making sure, because media is not smooth, it has lots of bumps and ups, और उसमें आपको हिट भी नहीं करना। एंड तो all these technologies which required air bearings which you need in aeroplane, एयर बेयरिंग का आप उसे हाइट कंट्रोल कैसे करेंगे, how accurately you are bringing this media and writers so close to each other so that you're producing this field in order to write and read this information. By the way, yeah, this is writer. Then we have also a reader sensor, जो कि आप जैसे ही उसको +1 या -1 की मैग्नेट के ऊपर से घुमाएंगे तो it will deflect up and down, and then this deflection will give you कि हाँ यहाँ पे ग्रेन्स अप या डाउन है, या यहाँ पे एक बेसिकली सिग्नल मौजूद है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन क्या है जिसको आप रीड बैक कर सकते हैं। सो एनीवे, this is how basic hard drive functionality, or how we can think of it as, like, I mean, back in when I was in Seagate, like Northern Ireland में, that's how this slide coming from Seagate guys. Yeah, you can fly then head with such a high speed, Mach 800. Just to give you an example, 1 Mach जो एयर की हम स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 750 miles or something. So it's like a huge speed से आप fly करके you can effectively calculate and basically read back everything without hitting any mountains. So it's great. अब चलते हैं बहुत, मतलब yes, we have a magnet, we can flip him and we can basically, हम कंप्यूटर के जरिए क्या कर सकते हैं। अब ये सब चीजें, जैसे मैंने कहा कि ये सब हार्ड ड्राइव्स मैंने बोली, I mean, I have a small read write sensor here. We basically, we know these things work,
तो अब चलते हैं कि हम हर चीज को बनाने की बजाय, लेट्स से हम पाकिस्तान में बैठे हैं, तो यार मेरे पास सिर्फ एक कंप्यूटर है, मेरे पास इतनी ही बिजली है कि मैं सिर्फ लैपटॉप पे बैठ के काम कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब हमारे पास तो प्रोसेसिंग का पूरा फैब नहीं है ना। हमारे पास क्लीन रूम एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपके पास, आई मीन डेफिनेटली आवर यूनिवर्सिटीज डोंट हैव दैट मेनी क्लीन रूम्स जो कि आप स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। तो हम इस सारे के सारे प्रॉब्लम को कंप्यूटर पे कन्वर्ट कर सकते हैं कि यार अच्छा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल फिजिक्स यूजिंग अ कंप्यूटर सिमुलेशन, which is again like that's where all of you guys, if you have interest in physics, I mean किसी भी प्रॉब्लम को पकड़िए, उसको उस प्रॉब्लम को, yes, I mean आप लोग डाटा साइंस, एआई, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप पाइथन सीखें ताकि आप एक बिग डाटा को अंडरस्टैंड कर सकें, उनको उनकी बेसिकली ग्रुपिंग करें और उनको किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट लेट्स सपोज आउट ऑफ यू गाइस, अगर आपको कोई फिजिक्स में इंटरेस्ट है या किसी भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, तो आप उन्हीं फिजिक्स की इक्वेशंस को लीजिए और उन इक्वेशंस को एक कंप्यूटर प्रॉब्लम में कन्वर्ट कीजिए। एंड हियर आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट के या वी कैन सॉल्व दिस Landau-Lifshitz-Gilbert इक्वेशन यूजिंग, आई मीन दैट कैन गिव अस के मैग्नेटाइजेशन है, आपने फील्ड अप्लाई की, दैट कैन स्पिन अराउंड, और उस स्पिनिंग को फिर आपने अगर फील्ड ज्यादा है तो इट कैन फ्लिप अगेंस्ट द गैप फील्ड। सो दैट्स हाउ थिंग यू कैन डू इट कंप्यूटर। आपको किस लेवल की कंप्यूटेशन चाहिए? आपको क्वांटम मैकेनिक्स में एबी इनिशियो टाइप की चाहिए, आपको लेस देन नैनोमीटर की बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, आपको विद इन 1 माइक्रोमीटर की करनी है, डोमेन थ्योरी में जाना है, फेज थ्योरी में जाना है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स यू कैन यूज फॉर दोस टेक्नोलॉजीज। इसी तरह आपके कंप्यूटर से रिलेटेड अगर हम देखें तो हम न्यूरल नेटवर्क्स, या आपने एआई ड्रिवन आपने सुना होगा कि यार हम लोग बेसिकली एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं जो खुद से सोचता रहे और खुद से बैठ के डिसीजन मेकिंग करे हमारे लिए। तो बैक इन आई थिंक इट वाज व्हाट 2012, yeah, we published this paper. I mean, what we can do is we can use some neural networks which basically can take our code जो फैमी था उस वक्त में, अभी भी मतलब हम लोग इसे यूज करते हैं कंप्यूटर की एक जनरेशन, जो ज्योमेट्री क्रिएशन के लिए एक सॉफ्टवेयर है। हम बेसिकली एक प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, उस प्रॉब्लम में हमारे पास कुछ है कि यार मुझे इस राइटर से फील्ड ज्यादा चाहिए और हमें इस फील्ड को कन्फाइन करना है जहां पे हमें लिखना है, और लेकिन हमें साथ वाली इर्द गिर्द में कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। तो आप इस प्रॉब्लम को कंप्यूटर में इनपुट डाल सकते हैं, देन इवेंचुअली यू कैन स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग योर जियोमेट्रीज सो दैट लाइक योर कंप्यूटर कैन गाइड यू के आपको क्या चीजें चेंज करनी चाहिए जिसकी बेस पे आप ये इम्प्रूव कर सकते हैं। विच इज अगेन आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग टू use computational technology and try to understand physics out of it. फिर चलते हैं कि ओके, आई मीन हो क्या रहा है, जैसे मैंने कहा कि ग्रेन है, आपने फील्ड अप्लाई की, और here using this technology, using this computational resources, you can actually see कि ओ अच्छा आपने फील्ड किया और ये फ्लिप कर रहा है, rather than just imagining it। आप एक दिमाग में सिर्फ सोचने की बजाय आप उन चीजों को देख सकते हैं, वरना अगर आपको वैसे इस ड्रेन्स को देखने की कोशिश करनी पड़े तो यू नीड लाइक लॉट्स ऑफ डिफरेंट हाई एंड टेक्नोलॉजीज। लेकिन in this way you can simply use a computer based simulation which can basically enables you कि physics काम कैसे करती है। और यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं, I don't know if you want to go through, कि आपने फील्ड अप्लाई किया, आपने पॉइंटिंग अप पॉइंटिंग डाउन की अगर करनी है तो डिपेंडिंग ऑन आपने कितनी फील्ड बीच में इनपुट डाली, लाइक 1.5 टेस्ला, 1 टेस्ला, आपकी फील्ड अगर कम होगी तो ये लंबा टाइम लेगा, अगर आपके पास बहुत ज्यादा फील्ड है तो इट विल क्विकली फ्लिप। I mean, that's how you can solve Maxwell equations। आपने एम्पियर लॉ पढ़ा होगा अगर आपने फिजिक्स या साइंसेस के अंदर आपने कुछ भी किया है तो। Okay, I think that's enough. I don't want to go in more detail. All I wanted to say here is like कि आप फिजिक्स को यूज कर सकते हैं, आप उन सब फिजिक्स की क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम्स को कंप्यूटेशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, टाइम डिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं, और इवेंचुअली यू कैन अंडरस्टैंड कि आपने उस टेक्नोलॉजीज को खड़ा कैसे करना है।
और फिर एक जो सबसे अच्छी चीज है कि आपने जो डाटा जनरेट किया, फिर आप उसको उस मॉडलिंग के डाटा को आप एक्सपेरिमेंट से 1 to 1 कोरिलेट कर सकते हैं. दिस इज अ पेपर व्हिच वी लास्ट ईयर पब्लिश. सो या आई थिंक इन द एंड द पॉइंट इज के you can use computational modeling and you can do lots of different things. अगर आपको फिजिक्स से रिलेटेड किसी चीजों में इंटरेस्ट है तो वी हैव lots of new areas in this, like we have spintronics जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल स्पिन को यूज करते हुए आप मैग्नेट्स को फ्लिप कर सकते हैं. अगर आपको ट्रांसड्यूसर्स या लाइट या फोटोन से कुछ इंटरेस्ट है, so you can use basically this whole technology which we are planning to use in the future as a hammer device which can offer us like 10 terabyte per inch square. That's a claim and that's hopefully we are moving forward for. ये ग्रेन्स हैं, ग्रेन की टेक्नोलॉजीज के आप हाउ मैग्नेटिक ग्रेन्स के उनकी जो साइज है, छोटे साइज को हाउ वी कैन मेक श्योर के आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है जो लॉन्ग टर्म में आप उसे सेफ रख सके. रीडर टेक्नोलॉजी है कि आप उसे कितना successfully read back कर सकते हैं. So anyway, let me summarize. I mean, before I make you guys already आप लोगों का काफी टाइम ले लिया. मतलब ये है कि data storage technologies they are the key to enable digitization of the world. आपने अगर फ्यूचर में जितना ग्रो कर रहे हैं और मैग्नेट्स स्टोरेज जो है, HDD है, टेप है, we are growing very fast. I mean that because we are generating lots of data. Or within hard disk drive, we have different technologies which we are working on. Same in SSD, we have lots of different areas which we are working on. और अगर आपको material science या computational science किसी में हो तो if you want to be researcher and student and want to have any interest in this area, please, I mean, feel free to contact me or contact any one of us here in Bay Area. With that, I think I like to close. I mean, unless you guys have questions, I can go more in detail. Hello? Okay. जी प्लीज, इनका हैंड रेस है, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके. जी आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मेरा क्वेश्चन था कि फ्यूचर में जो हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसके अंदर जो मेमोरीज चाहिए होंगी वो भी हमें बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए होंगी. तो अभी जो हमारे पास जो SSD है तो वो उस लिहाज से तो बहुत स्लो होगी. तो क्या हम जो हमारी जो CPU है या हमारी जो रैम है, जो वोलाटाइल मेमोरीज हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, तो क्या इनको हम परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उस टेक्नोलॉजी में यूज करने के लिए? ग्रेट क्वेश्चन. आई मीन आई लव कि आपने इसके बारे में सोचा. और फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट नो व्हाई बट मतलब मैंने उसके लिए एक स्लाइड भी डाली थी, लेकिन बाद में हम लोगों का थोड़ा मसला यहाँ पे बे एरिया में है कि हमें कुछ भी अगर प्रेजेंट करना होता है तो हमें उससे पहले अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं. वो मैं नहीं डाल सकता. लेकिन यस, आप इसको ऐसे सोचिए कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है. अगर अब आपने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बेसिकली आप एक ब्रेन के तौर पे देख रहे हैं और आप उसको सोच रहे हैं कि वो खुद से सोचे, खुद से डिसीजन मेकिंग करे. अगर हमारा दिमाग ऐसे काम करता है कि जो वो खुद से सोचता है, खुद से फैसले करता है और खुद से आपको एक बेसिकली आउटपुट क्रिएट करके देता है, तो हमारे पास मेमोरी भी तो ऐसी होनी चाहिए ना जो खुद से डिसीजन मेकिंग भी करे और खुद से स्टोरेज भी का काम भी करे. तो अगर आपको नेचर ये ऑफर करती है कि वो सोचती भी, मतलब जहां पे ब्रेन है वहीं पे साथ में मेमोरी अटैच्ड है, मेमोरी और ब्रेन के दरमियान में कोई डिस्टिंग्विश ऐसा कुछ आपस में नहीं है. तो सिमिलरली yes, there are lots of work going on in this area which we call it neuromorphic computing या
बेसिकली कि ये जो फास्ट डाटा है जिसको जो आपने जैसे बोला, आई मीन यू राइटली फिगर्ड इट आउट इन टर्म्स ऑफ डी रैम और फ्लैश मेमोरी से जो अपर का सर्कल है, लेट मी गो बैक टू दैट स्लाइड, या ऑन दिस पिरामिड, हमारी जो कैशी या डी रैम है, दैट्स द फास्टेस्ट थिंग, या इवन सीपीयू है जो कंप्यूट कर रहा है कंटिन्यूसली. Yes, there is actually product out of it. I mean, आपको थोड़ा सरप्राइज होगा ये सुन के कि Intel अपनी न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के लिहाज से they are basically selling this product. It's a very niche market, but that's exactly for this reason. कि you have to make a quick decision making which has to be non-volatile, and the same memory which is storing the data can also act as a computational gates as well. Why do you need transistor जो कि 1 and 0 produce करते हैं और आपको millions and millions of transistor चाहिए CPU create करने के लिए? तो why don't ये जो DRAM type के flash memory cell हैं जो कि वो भी तो 1 and 0 ही कर रहे हैं ना, और वो भी fast हो सकते हैं, तो आप memory के cell को use करें computation के तौर पे. yes, आजकल इस पे काम भी हो रहा है, और that's one of the future area which if you guys have interest in, please look into it, and it's a very good area to do some studies. Thanks for this question. I mean, I love it. सर एक और क्वेश्चन था जी. कि अभी जो हम मेमोरी यूज कर रहे हैं तो इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं 0 and 1 की फॉर्म में, तो अभी जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है क्वांटम कंप्यूटिंग जिसके बारे में हम सुनते हैं, तो उसमें मतलब कैसे डाटा स्टोर होगा? इसमें तो 0-1 की फॉर्म में होता है ना, ट्रांजिस्टर्स में जो बिट्स की फॉर्म में स्टोर होता है, तो उसमें कैसे होगा स्टोर, कैसे कंप्यूटेशन? देखिए, वो कंप्यूटेशनल को ऑफर कर रही है, वो स्टोरेज आपको ऑफर नहीं कर रही. जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग में, अच्छा मैं आपको एक और, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा आई ट्राई टू टच अपॉन ऑन दिस स्लाइड, कि आपने अभी बोला कि हम बेसिकली 1 and 0 की फॉर्म में करंट को स्टोर करते हैं एक तरह से, और उसको देखते हैं कि ये 1 and 0 है या नहीं, और फिर ये था सिंगल लेयर या 1 बिट्स टाइप ऑफ 1 सेल को एक इंफॉर्मेशन के तौर पे आपने देखना. अब यहाँ पे मसला होता है कि हम अगर एक ही सेल को मल्टीपल डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करने की कोशिश करें, तो जैसे 4 बिट को हम एक ही सेल के अंदर बेसिकली स्टोर करने की कोशिश करते हैं, तो यस वी हैव क्रिएटेड अ ह्यूज कॉस्ट रिडक्शन, लेकिन आपका जो साइकिल है, जितना बेसिकली आप 100,000 साइकिल के बाद में ये मेमोरी का सेल, इसको पता ही नहीं होगा कि आपने यहाँ पे डाटा क्या स्टोर किया. लेकिन एनीवे, हम मल्टीपल लेवल के, अब हो क्या रहा है कि अगर ज्यादा करंट स्टोर किया तो 1 and 0 है, अगर आपने थोड़ा कम स्टोर किया और आपने डिफरेंट लेवल को, मतलब आप यहाँ के लेवल को थोड़ा सा नीचे ले आए, तो रेदर देन एक सेल 1 बिट लिखने के आपने 2 बिट्स उसके अंदर स्टोर कर दिए, और आपने कहा यार थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन्स इसमें स्टोर है, लेकिन ये हमारे पास मल्टी लेयर है, और इसी तरह आप उसको कम करते चले जाएं या डिफरेंट लेवल्स पे करें, तो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट डिफरेंट. अब आपका क्वेश्चन है क्वांटम कंप्यूटिंग में हम क्या करेंगे. देखिए, ये जो लेवल्स ऑफ स्टोरेज है ये हम नैंड या एसएसडी के अंदर तो कर रहे हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग क्या कर रही है कि आपका जो ट्रांजिस्टर है जो 1 and 0 क्रिएट करता है आपके लिए, वो इलेक्ट्रिकल करंट को एक तरह से बेसिकली या तो पास ऑन करने देता है या उसे रोक लेता है, राइट. दैट्स हाउ यू क्रिएट 1 and 0. लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो एक स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आई मीन यू हैव अ करंट. अब आप करंट की बात नहीं कर रहे, आप उस लेट्स से कॉपर वायर है, कॉपर वायर में इर्द गिर्द में आपका इलेक्ट्रॉन्स की बेसिकली लेयर है, क्योंकि हाईएस्टली आप उस इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली उसमें मूव कर सकते हैं. आप एक सिंपल इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने फिजिक्स के बुक्स में पढ़ा है, या आपने भी शायद देखा हो कि हम एक यूज करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि हम या तो स्पिन अप होगी या स्पिन डाउन होगी. हम मोस्टली चीजें इस पे काम करते हैं कि या तो हम अप है या डाउन है. क्वांटम कंप्यूटिंग आपको क्या ऑफर कर रही है कि भाई आपको सिर्फ 1 and 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पिन तो बहुत सारी डिफरेंट लोकेशन में हो सकती है. आई मीन दैट्स व्हाट वी कॉल इट क्यूबिट्स, कि आपकी कितनी डिफरेंट स्टेट्स में ये स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है जिसको आप ट्रैप कर सकते हैं, जिसको फ्रीज कर सकते हैं. तो वो आपको जो प्रोसेसिंग ऑफ डाटा है जितनी तेजी के साथ में, कि आप रेदर देन आपका ट्रांजिस्टर सिर्फ 1 and 0 को सॉल्व करे,
आपका जो क्वांटम कंप्यूटर है वो आपको एक ही स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 raised to the power of like maybe 64 का frankly qubit का जो quantum computer है IBM और Google, I mean they're offering you to go and use it. I mean IBM maybe offer you to use this as it for free here in Bay Area. I mean Almaden में जो उनका office है, and they have this quantum computer sitting there which is for publicly open, and you can go and write a program and you can access that quantum computer. लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है कि क्वांटम कंप्यूटर जो कर रहा है वो कंप्यूटेशनल ऑफर कर रहा है, वो स्टोरेज ऑफर नहीं कर रहा. दैट इज ट्राइंग टू बेसिकली ऑफर यू कि हाउ क्विकली यू कैन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन rather than just processing the information 1 and 0. आपका जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर भी जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग से बिलियंस ऑफ टाइम्स स्लोअर हो नजर आता है जब आप एक ही वक्त में इतनी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं. So that is what quantum computer is offering you. But that is like more of a computational problem, not as a storage problem. But anyway, I hope I answer your question or not. Yes, Thank you, sir. Asif Bashir, I'm Dr. Rizwan. Thank you. आपने टाइम दिया और बड़ा अच्छा आपका लेक्चर था. तो सबके लिए ये सर आसिफ बशीर ने यहाँ पर अभी सुबह भी है बे एरिया में सैटरडे, लेकिन उन्होंने टाइम निकाला और बहुत ही हमें हमारे स्टूडेंट्स को आपने स्लाइड्स बना के बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया. थैंक यू वेरी मच सर आसिफ. मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि ये जिस तरह आजकल हर चीज में हम ना पावर कंजम्पशन देखते हैं कि पावर कंजम्पशन कम होनी चाहिए, चीजों को इस तरह ऑप्टिमाइज किया जाए, तो क्या स्टोरेज में भी इस तरह की ये ट्रेंड है, लोग इस तरह काम कर रहे हैं कि आप इस तरह हम इस तरह की स्टोरेजेस बनाएं डेटा सेंटर्स के लिए या डिवाइसेस के लिए जो पावर हंग्री ना हो, पावर कम कंज्यूम करें, इस तरफ भी कोई बात होती है? बिल्कुल. Thank you, Rizwan bhai. It's a great question, and definitely as we are moving towards the green where we want to basically consume less electricity, less carbon footprint. Let me go here. Yeah, actually, I mean, आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, चाहे वो जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हार्ड डिस्क ड्राइव के लिहाज से बोलूं, या अगर जैसे मैंने आपको दिखाई थी पहले हिस्ट्री में, या पहले हो रहा था कि हम इसको फिल कर रहे थे एयर के जरिए. एयर के अंदर हमें पता है कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, उसके लिए आपका ड्रैग आता है और उसके जरिए आपको ज्यादा पावर कंज्यूम करनी है ताकि आप उसको फ्लाई कर सके रीड राइट सेंसर को. हम आज की तारीख में जो जितनी भी हार्ड डिस्क ड्राइव शिप हो रही है, हम उसको रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को या ड्रैग की कॉस्ट को या उस पावर की कंजम्पशन को बाय फिलिंग इट विद द हीलियम. तो हीलियम इंट्रोड्यूस करने से आप एक तरह से फ्रिक्शन को आपने कम किया और उसकी जो मोशन है, आपके जो मूविंग स्पिंडल्स हैं, उसकी जो पावर कंजम्पशन है एटलीस्ट कैन बी गेट रिड्यूस बाय ऑलमोस्ट 30-40%. तो यस, देयर आर थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड. और फ्रैंकली स्पीकिंग, उस हीलियम की फिलिंग की वजह से जो आज की तारीख में हार्ड डिस्क ड्राइव में फिल की जा रही है रेदर देन एयर, वो जो हीलियम है उसकी वजह से आप नंबर ऑफ जो लेयर्स हैं या नंबर ऑफ जो मीडिया के स्टैक्स हैं, आज हम ऑलमोस्ट 10 स्टैक्स पे पहुंचे हुए हैं कि हम 10 डिस्क को एक ही हार्ड ड्राइव में डाल सकते हैं, क्योंकि हम उसकी थिकनेस को रिड्यूस करते चले जा रहे हैं. सेम पावर यूज करते हुए हम ह्यूजली कैपेसिटी को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं. तो यस, इट्स अ बिग टॉपिक इन HDD community as well, how to improve our power consumption, because it's a big problem. थैंक यू सर, और थैंक यू अगेन, आपने अपना टाइम निकाला और हम सबको इतना इनलाइटन किया. थैंक यू वेरी मच. बाकी स्टूडेंट्स भी पूछ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए. सर आई हैव क्वेश्चन. या प्लीज गो अहेड. सर अभी आप वो एआई की बात कर रहे थे, जैसे हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है कि ह्यूमन ब्रेन की तरह अपने कंप्यूटर को वर्क करवाना है हमने कि वो डिसीजंस ले सके. तो सर एज फार एज वी नो कि हमारे जो करंट कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल हैं, लाइक वो डिजिट्स की बेस पे 0 और 1 की बेस पे कोई भी अपना डिसीजन लेते हैं. तो हमारे जो एक ह्यूमन ब्रेन का फंक्शनैलिटी है वो तो इस तरह से काम करती है कि बहुत से डिसीजंस किसी भी फैक्ट के बगैर हम ले लेते हैं, लाइक कुछ इमोशनल डिसीजंस ले लेते हैं. तो उसको कैसे पॉसिबल होगा कि हम कंप्यूटेशनल लेवल पे लाएं कि वो किसी फैक्ट या किसी रीजन के बगैर डिसीजन ले 0 और 1 से हट के? देखिए, वो उस नाउ लेट्स स्टेप बैक. हम बेसिकली इमोशंस
हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटेशन को ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर भी जब अपना डिसीजन मेकिंग करे, या जो एआई ड्रिवन कोई भी एक आपका आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू आर बेसिकली वांटेड टू क्रिएट एज मेनी अननोन्स एज पॉसिबल, ताकि जब आप उस न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करेंगे तो इट कैन ऑफर यू लर्न डिसीजन मेकिंग पावर। जैसे फॉर एग्जांपल हम वी डिड अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम में हमारे पास अननोन सिर्फ 3-4 थे। सॉरी, वी हैव क्रिएटेड लाइक 5 अननोन्स के मुझे नहीं पता कि मेरा ये एंगल यहाँ पे कैसे होना चाहिए शील्ड का, मुझे नहीं पता कि ये डिस्टेंस इसके दरमियान में कितना होना चाहिए हमारा। सो वी बेसिकली हाउ मेनी अननोन्स यू हैव व्हिच यू वांट टू ट्रेन फॉर योर नेटवर्क। जस्ट टू गिव यू अनदर एग्जांपल, आपने चैट जीपीटी का सुना होगा अगर आप एआई के बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो चैट जीपीटी के पास में इस वक्त जो अननोन्स या जो जिनके बारे में एक तरह से वो डाटा को ट्रेन कर रहा है अपने नेटवर्क्स को, वो ऑलमोस्ट 1 बिलियन है। सो द मोर अननोन्स द मोर बेसिकली दिस काइंड ऑफ लाइक जो स्टेप्स हैं जिसको आप ट्रेन कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क्स में ऑटोमेटिकली, या आप एआई ड्रिवन एक इंजन में जितना ज्यादा आप उन चीजों को ट्रेन करेंगे उतना ज्यादा आप उसकी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करते चले जाएंगे, राइट? क्योंकि अब अगर हम एक और लेट्स स्टेप बैक फॉर अ मिनट, और अगर हम उससे सोचें कि हम अपने जिंदगी में कितनी सारी चीजों को, अभी आप बैठे हैं, आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं स्क्रीन को, आपका दिमाग कंटिन्यूसली डाटा को ऑब्जर्व कर रहा है। हालांकि आपने देखा कि मैंने अभी स्क्रीन को फ्लैश किया, लेकिन आपके माइंड ने उस डाटा को कैप्चर किया, बट इट्स नॉट डूइंग एनी फंक्शन, इट्स जस्ट लाइक सिटिंग एंड कीप वाचिंग, राइट? सो आपका माइंड इज कंटिन्यूसली गेटिंग ट्रेन्ड कि अच्छा ये होता है तो ये होता है, बट देयर इज नो एक्शन रिक्वायर्ड। सो ये जो माइंड की ट्रेनिंग है, यू बेसिकली कीप ऑन डूइंग एज लॉन्ग एज योर आईज आर ओपन। आप हर वक्त में डाटा को ऑब्जर्व करते हैं, आप इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हैं अपने माइंड में, और उसकी बेस पे यू बेसिकली कीप स्टोरिंग दैट इंफॉर्मेशन समवेयर इन योर माइंड एंड यू डोंट हैव टू टेक द एक्शन। Similarly, as long as AI driven basically जो codes या technologies हैं, as long as the more data you keep observing, the more unknowns you have, the more better decision making you will have in the future, right? So that's the only goal. I mean, अगर आप आज के तारीख में अगर आप इवन चैट जीपीटी से भी बात करके देखें तो you will be amazed कि how much data it can absorb and it can tell you some good information because it's continuously learning. So you're continuously training your neurons or your neural networks so that next time you ask a question, it will give you a more learned decision. So yeah, I mean, it's more data. There is no such thing as less data. I mean, you have to continuously keep generating more and more data so that you can keep training your neurons or keep training your brain so that it keep giving you better answers. So I don't know if I answer your question, but that's how I think it. Okay, more data is a good data. I mean, there's no such thing as more data. I mean, data is like you have to continuously increase it so that you can keep generating a better decision making power out of it. So thank you so much. I used chat GPT and I used it in programming, writing programs. But as far as I just got to know, like it was good in writing modules as in compare with if we compare it with like writing the whole logic of a long program. तो ये छोटे मॉड्यूल्स लिखने के लिए चैट जीपीटी जो है वो बहुत अच्छी तरह लिख रहा था और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। पर अगर किसी बड़े प्रोग्राम की लॉजिक आ जाती थी तो वहाँ पे वो थोड़ा मतलब उसकी प्रोग्रामिंग वैसी इफेक्टिव नहीं थी। Sure, as I said, आप एक बच्चे से बात कर रहे हैं जो अभी सीख रहा है और वो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, it's learning fast. Me and you can take much longer time to learn. हमें ऑब्जर्व करने में डाटा को बहुत टाइम चाहिए होता है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर्स। और अगर आपने इस एक ट्रेन को एक दफा शुरू कर दिया तो होपफुली it will keep growing. It's not going to stop. So that's all I can say. बिल्कुल I mean, yeah, probably it cannot offer you today some questions, लेकिन future में अगर आप जैसे मैंने कहा कि you keep increasing your unknowns, keep training your neural networks, eventually it can keep giving you better answers. Because it's learning from you, it's learning from the existing information, it's learning from how it can
give you the better decision, better problem solving. But like yeah, it's just an example, right? कि चैट जीपीटी प्रॉब्ली गूगल का शायद अगर कोई बोट आएगा तो उससे ज्यादा अच्छा होगा या तो anyway, any other question or Yes sir, I have a question. सर आपने जैसे बताया कि 2012 में आपने एक पेपर लिखा, तो आपने इसमें सारा ऑप्टिमाइज किया डिजाइन जो था न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करके। तो सर इस एक मेरा ये क्वेश्चन था कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थे जो आपने यूज किए इस नेटवर्क में और आपको लगा कि इतने एसेंशियल हैं कम से कम आपको एक ऑप्टिमल डिजाइन फाइंड करने में बाय यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। देखिए यही मैं आपको अभी बोला था कि जब हम ट्रेन कर रहे हैं किसी भी एक आई मीन दिस वाज बैक इन माय पीएचडी वर्क फ्रैंकली के मेरे पास बहुत बेसिक सिंपल से पैरामीटर्स थे, राइट? क्योंकि 5 अननोन्स हैं जिसको मुझे ऑप्टिमाइज करना है। मुझे पता है कि मुझे अच्छी फील्ड की ग्रेडियंट चाहिए और मुझे ज्यादा फील्ड चाहिए जहां पे मैं लिख रहा हूँ, और मेरे पास कंस्ट्रेंट ये है कि मुझे कम से कम फील्ड चाहिए नेबरिंग ट्रैक्स के अंदर, कि मुझे ज्यादा फील्ड नहीं चाहिए ताकि मेरे जो साथ में लिखे हुए ट्रैक्स हैं उनको ज्यादा मैं डिस्टर्ब मत करूं। तो इट वाज अ सिंपल प्रॉब्लम, बट अगेन I don't know, your question is कि मेरे कितने unknowns थे? Question answer is like I had almost 5 and कितने चाहिए होते पेपर लिखने के लिए? आपका ये क्वेश्चन है या ट्रेन सर करने के नहीं, लिए? ट्रेन करने के लिए कितने रिकॉर्ड्स थे जो आपने उसको दिए और तब आपको ऑप्टिमल डिजाइन मिला? देखिए अगर तो आप चीजों को स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं कि लेट्स से कंप्यूटर को पता ही नहीं है कि रिकॉर्डिंग का हेड और जो है वो उसका बेसिक डिजाइन क्या है, तो देन यू नीड टू ट्रेन इट फॉर मच लॉन्गर टाइम। लेकिन अगर आप एक किसी बेस स्टार्टिंग पोजीशन से शुरू करते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैड सम नॉलेज ऑलरेडी फ्रॉम द इंडस्ट्री, लेट्स से आई थिंक इट वाज अ कोलैबोरेटिव वर्क विद सीजेट, तो वी वर बीइंग गिवन सम डिजाइन टू स्टार्ट विद कि अच्छा हाँ यार ऐसे होता है, ये डायमेंशंस हैं, ये अवेलेबल हैं ऑलरेडी। अगर तो आप वहां से शुरू कर रहे हैं तो देन यू ऑलरेडी नो कि आपने इसको फ्रीडम कितनी देनी है, कि मेरा जो अल्फा है, मेरा जो डिस्टेंस है D1 है, और जो मेरा बेसिकली D2 या बीटा 2 है, आई मीन एज लॉन्ग एज अगर मैं रीजनेबल पैरामीटर्स के अंदर रह रहा हूं, और वो रीजनेबल कौन डिसाइड करता है? वो ऑफ कोर्स आपका प्रीवियस नॉलेज है या प्रीवियस या एग्जिस्टिंग नॉलेज जिसके ऊपर आप आज की इंडस्ट्री पे जहां पे खड़ी। तो अब कोई भी प्रॉब्लम को जब आप शुरू करेंगे तो ऑफ कोर्स उस प्रॉब्लम को पहले आपको उसके बारे में कुछ भावनाओं तो होती है ना, कि जब हम उसको ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें एक रीजनेबल विंडो ऑफर करनी पड़ी थी ताकि हम एक रीजनेबल आंसर तक पहुंच सके, कि rather than just coming up like a crazy design जो कि आप बना भी नहीं सकते, लेकिन eventually you can come up with some design जो कि already use हो रहा है और eventually आप उसे further improve कर रहे हैं, और frankly जब आप उसको use करते हैं और मॉडल करके उसे बनाने की कोशिश करते हैं तो it shows a huge progress. तो yeah, you need some basic knowledge before you start, and that basic knowledge counts, and that's how you start, and you provide a carefully your window where you're basically trying to make this optimization work. Anyway, कोई और question या कुछ और, if anyone has any other? एक किसी दोस्त ने यहाँ पे लिखा था कि आई एम क्लूलेस, so this is very childish question. Okay, there is no question as childish, frankly. Who is creating these technologies? Who is researching? Sorry. So if I read the question louder, is who is creating these technologies? Who is researching in this area? Is there a possibility of such tech can be built by a mass of students of graduate? Sorry, I cannot understand it properly. Anyway, कोई और क्वेश्चन या कुछ और आपके बारे माइंड में है? मैंने आपको काफी बोर कर दिया ऑलरेडी, इट्स माय टाइम देयर।
सर आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, काफी अच्छी डिस्कशन रही हमारी इस वेबिनार में, और थैंक यू सो मच सर, आपने No, sir. Seriously, this is very सर Sorry, शहीद, आप आपकी वॉइस क्लियर है। very knowledgeable. सर एक और क्वेश्चन, आपने क्या शो किया sorry, I cannot hear you. Shahir bhai, can you say it one more time, please? सर शहीद, आपकी ना वॉइस क्लियर नहीं है, काइंडली आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन पेस्ट कर दें, सर आंसर कर देते हैं। Mm-hmm. जी, और किसी का भी क्वेश्चन है पूछ लें। हमारे साथ डॉक्टर जफर शायद भी मौजूद हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे आज के वेबिनार के अकॉर्डिंग? मेरा ख्याल है डॉक्टर जफर शायद बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं एक दफा फिर थैंक यू करना चाहूंगा सर आसिफ। सर मैं बात करता हूँ। जी जी सर इजाजत दे दें तो सर, आज मैं बड़ी स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ कि आज की तारीख में पाकिस्तान के स्टूडेंट दो किस्म के थे, एक जिन्होंने ये लेक्चर अटेंड किया और एक जिन्होंने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया। तो आई रियली फील सॉरी कि जिन्होंने ये लेक्चर मिस किया। तो प्लीज शेयर इट विद योर पीयर्स, स्पेशली शेयर इट विद फिजिक्स, मैथ, नेचुरल साइंस ग्रेजुएट्स, ताकि उन्हें पता चले कि उनकी फील्ड में क्या हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच सर, हैट्स ऑफ टू यू। तो आज हम Thank you. इस इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन से सुन रहे थे, लर्न कर रहे थे। थैंक यू। Nice, so nice of you, Zafar bhai. Thanks. No problem. आप अभी हाइकिंग मैं पे भी हैं एक या दफा वापस आ फिर- गए? सर मैं अभी कॉफी ले रहा हूँ। वो भी अच्छा, चल एंजॉय करें। ये सेम है, फ्लो कर। मैंने सर आसिफ थैंक यू। मेरा आपने हमारे इस लेक्चर के लिए आज अपनी हाइकिंग भी की है। थैंक यू वेरी मच Thank you. अगेन। It's so nice all of you, your or guys. thank you very much for. If anyone has any बहुत अच्छी questions, स्लाइड्स आपने और बड़ा अच्छा आपने शुरू से आखिर तक एक्सप्लेन किया। you're welcome. Thank you. All right. ओके, सो आई थिंक हमें अपना वेबिनार वाइंड अप करना चाहिए। और अगेन थैंक्स सर कि आपने हमें ज्वाइन किया, और बाकी आप सब स्टूडेंट का भी थैंक यू कि आप जो है वो इस वेबिनार का हिस्सा बने, और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा सर की एक्सपर्टीज से। सो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स में। सी यू इन द फ्यूचर। सो टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Thank you.